सभी संभागी सिर्फ 5 मिनट का विराम ले सकते हैं। हम ठीक 5 मिनट उपरांत 11:55 पर वापस इसी पोर्टल पर इसी लिंक पर जुड़ते हैं। 5 मिनट उपरांत हमारे द्वितीय सत्र के वक्ता हमारे साथ होंगे। सिर्फ 5 मिनट का विराम। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
सभी संभागियों को ऐसे द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन करता हूं मैं आज के द्वितीय सत्र के वक्ता प्रोफेसर नवनीत चौहान सर का। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर आपका। हमारा द्वितीय सत्र यहाँ अपनी शुरुआत कर रहा है। मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजकुमार लाटा सर को कि वे आए और पूर्व दिवस के द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर राजकुमार लाटा सर। ले ली सर, ले ली। हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री नवनीत जी चौहान साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे दिनांक 3/2/2021 के द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मैं उसी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रोफेसर हेतु भारद्वाज ने बहुत ही अनौपचारिक ढंग से अपना संबोधन प्रारंभ करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में औपचारिकताएं की जाती है। हमें इन औपचारिकताओं से बचना चाहिए ताकि ये समय आवश्यक अन्य कार्यों में लगाया जा सके। इसके पश्चात विषय की तरफ बढ़ने के क्रम में आपने कहा कि यह विषय बहुत अधिक विस्तारित है और साहित्य की कोई भी धारा न तो किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और न ही किसी बिंदु विशेष पर वो समाप्त होती है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का नाम लेते हुए आपने कहा कि यहां से आकर ही हिंदी की धाराओं में या हिंदी की जो धारा थी उसमें जो परिवर्तन शुरू हुआ वो यहाँ आते आते तार सप्तक के कारण स्पष्ट हो गया। और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण देते हुए साहित्य पर पड़ने वाले गांधी के प्रभाव को भी स्पष्ट किया। और आपने अपने बचपन की वो घटना बताई जिसमें गांधी का हत्या हो गई थी और हम बच्चे होते हुए भी, कक्षा में पढ़ते हुए भी रो रहे थे और ये हमको पता नहीं था कि हम क्यों रो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये गांधी हमारे दिल में बसे हुए थे, वो प्रभाव हम पर था। तो ये जो प्रभाव आम व्यक्ति के दिल पर था वो प्रभाव गांधी का साहित्य पर भी दिखाई देता था और साहित्य में भी ये जो है बात आई। इसके साथ साथ आपने आगे बताया कि निराला जो है एक छायावादी कवि थे। बाद में आपने हालांकि कुछ अतुकांत कविताएं भी लिखी लेकिन उनमें भी एक लयबद्धता थी। यहाँ धारा में जो परिवर्तन आ रहा है, लेखन के जो परिवर्तन आ रहा है उसकी तरफ कवि व्याख्याता जो है बढ़ रहे हैं। आगे वो अतुकांत कविताएं लिखने लगे परंतु उनमें भी एक लय थी, ताल थी, क्योंकि उनमें वो योग्यता थी कि वो अतुकांत छंद होते हुए भी उसमें लय और ताल को बनाए रखना में सफल हुए थे। लेकिन अन्य जो कुछ कवि थे और उन्होंने छंदबद्धता छोड़ी, वो इस मामले में आगे जाकर के सफल नहीं हुए। अज्ञेय के तार सप्तक की ही कविता करते हुए जो है वो आगे बात करते हैं कि 1960 तक आते आते हमारी जो आजादी का उत्साह था वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। और क्यों पड़ने लगा? क्योंकि जो अपेक्षाएं हमने आजादी से सोची थी वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी और उसके कारण जो निराशा फैली थी वो निराशा भी साहित्य पर दिखाई देने लग गई थी। इसमें आपने कुछ एक वाक्यों का प्रयोग करते हुए उस बात को स्पष्ट किया। एक जगह लिखा था कि सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही होगा। दूसरा, हमारा ये मानना कि वेदों में तो सब कुछ है, ये कहते हैं कि एक तरफा सोच है और ये मानना सही नहीं होगा, क्योंकि वेदों में आज की जो तकनीकी जानकारी है वो कहाँ से मिलेगी?
यदि हम वेदों के बारे में जैसा पहले 2 वाक्य कहे हैं वैसा ही सोचते हैं तो हमारी उनके प्रति एक तरह की मोहग्रस्तता होगी, जो हमें किसी भी विषय वस्तु पर विचार करने की वस्तुनिष्ठता जो होती है उससे दूर ले जाती है और हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये होगा कि हम जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम का प्रवाह हम पर प्रभावित हो रहा है, तो न तो हम उस प्रवाह को रोक पाएंगे और न हमारी पुरानी कमियों को दूर कर पाएंगे और न ही उनको छुपा पाएंगे। इसके पश्चात आपने धूमिल की बात करते हुए कहा कि धूमिल और उनके साथ के कुछ कवियों ने अपने पूर्व के स्थापित जो मानदंड थे साहित्य शास्त्र के या काव्य शास्त्र के, उनकी पालना जो है नहीं की। और इसके साथ साथ उस समय एक और प्रवृत्ति हमारे साहित्य में आई, हमारे समाज में आई कि हम अपने पर ही हंसने लग गए थे, हमारी योग्यता पर ही हमारा विश्वास नहीं रहा था। और उसी समय मुक्तिबोध नामक जो कवि हुए वो नवीनता के साथ साथ व्याकरणिक और शास्त्रीय अनुशासन पूरी तरह से अपनाए रहे, जबकि धूमिल ने इन सबको धूल दूषित कर दिया था। तो इन दोनों का जो अंतर है, जो लगभग एक ही समय में हुए हैं, उसको भी आपने स्पष्ट किया। आपने बताया कि हर युग का अपना छंद होता है, काव्य शास्त्र होता है, और यदि हम उसे नहीं अपनाते तो पिछड़ जाते हैं। रघुवीर साय की कविता का उदाहरण देते हुए आप कहते हैं कि आपने जो है मानदंड जो है स्थापित किए, वो ऐसे नहीं थे उसमें कि उनको याद रखा जाए, लेकिन उसमें एक चीज विशेष थी कि उन्होंने अपने एक पात्र की जिस बेचारगी का प्रकटन जिस प्रकार से, जिस बेहतरीन तरीके से किया था, वो इस कविता को तर्क संगत बना देता है और लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसी बात को आगे रखते हुए हेतु भारद्वाज साहब कहते हैं कि हमें इस बदलाव को जो कि इस समय तक हुआ था उसको रेखांकित करना होगा और उसके साथ साथ हमें समझना भी होगा। तत्पश्चात कविता का दौर आया और उन्होंने कहा कि ये हालांकि बहुत कम समय के लिए था, लेकिन इन लोगों ने कविता के नाम पर समस्त प्रकार की जो मर्यादाएं थी, चाहे वो सामाजिक हो चाहे साहित्यिक हो, उनको पूरी तरह से त्याग दिया और उनका उल्लंघन किया, यहाँ तक कि वो अश्लीलता के क्षेत्र में भी पहुंच गए। हालांकि ये माना है कि ये कविताएं स्वीकार नहीं हुई और थोड़े ही समय में ये अस्वीकृत कर दी गई और हमारे स्वतंत्र आंदोलन से बाहर हो गई कविता। आगे उन्होंने ये चर्चा भी की कि कविता की ताकत क्या है। हम जानते हैं कि साहित्य की अपनी ताकत होती है, तो कविता भी साहित्य का एक विधा है, तो उस पर चर्चा की है। और उसकी चर्चा करते हुए उस समय का एक राजनीतिक घटनाक्रम और उस पे आई बात को साहित्य के माध्यम से ही प्रकट किया, राजनेता ने उस प्रभाव को दिखाया है। आपने कहा कि उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी और उस अस्थिरता के दौर में कुछ लोग स्थिरता चाहते थे, इसके लिए उन लोगों ने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद जब बाहर आए तो लोगों ने पूछा कि क्या निर्णय रहा, तो उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण देते हुए कहा, और कौन सी घटना गई जब सीता का स्वयंवर हुआ था और उस स्वयंवर के दौरान में धनुष नहीं टूट रहा था और जनक जिस तरह से विवाह नहीं होने की चर्चा कर रहे थे, वही कहा कि जैसे जनक का सीता के स्वयंवर का धनुष नहीं टूट रहा है, वैसे ही इन राजनीतिक पार्टियों की स्थिति भी है। सर राजकुमार जी थोड़ा संक्षेप कीजिए। राजकुमार जी बिल्कुल, अभी समाप्ति करने वाला हूँ। गजल का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि गजल आज इसलिए लोकप्रिय नहीं हो रही है कि वो आज का छंद नहीं है और इसीलिए वो लोकप्रिय नहीं हुए। हिंदी साहित्य शास्त्र के सवाल पर भी आपने जो है अपनी बात रखी और कहा कि जब साहित्य शास्त्र की बात चलती है तो हिंदी संस्कृत पर निर्भर हो जाता है और तो हिंदी का अपना भी साहित्य शास्त्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने इन बातों को स्पष्ट करते हुए एक बात और कही कि रचना तभी प्रसिद्धि पाती है जब वो धारा के साथ चले और अपने में भीतर कुछ समाये रहे और लोगों को कुछ देती हुई नजर आए।
एक फूल की चाह और अनमोल रतन के माध्यम से आपने इस बात को स्पष्ट किया। इसके बाद अंत में आपने निवेदन हमको बताया कि अंत में आपने कहा कि हम कविता को पढ़ें और समझें तथा एक आलोचनात्मक दृष्टि रखें, उत्साह से भरपूर रहें। मैं काफी बुजुर्ग हूं, फिर भी नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी चाहता हूं कि आप मुझसे भी आगे बढ़ें। इसी के साथ आपने अपना व्याख्यान समाप्त किया। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर हुए और प्रश्नों के जवाब देते हुए हमारा ये सत्र समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजकुमार जी सर। अब मैं कल के तृतीय सत्र के प्रतिवेदन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रूपा सिंह मैडम को कि वे आए और कल के तृतीय सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर रूपा सिंह। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। अभी तक छायावाद के मोह पाश में हूँ। बहुत सुंदर वक्तव्य था विजय बहादुर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में लग रहा था कि जेएनयू के क्लास में हम लोग फिर से आकर बैठ गए। आप सबों का धन्यवाद इसके लिए। आपकी आज्ञा हुई है कल के सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की, तो मैं संक्षेप में मैं डॉक्टर रूपा सिंह, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के प्राचार्य जी, संयोजक मनोज पांड्या जी, आज के सत्र के सम्मानित वक्तागण और सहभागिता कर रहे सभी प्राध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कल 3 सत्र हुए थे और तीनों शानदार, जानदार और ज्ञानवर्धक थे। तीसरा सत्र नए चाल में ढली हिंदी, जिस पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नवीन नंदवान जी ने अपने चौकस विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने व्याख्यान को धीरे धीरे प्रगति का सोपान दिया, ठीक जैसे हमारी हिंदी भी धीरे धीरे अपने विराट स्वरूप को विस्तार देती गई है। कई बार तो संशय भी हुआ कि क्या वे हिंदी के विकास या पत्रकारिता के विकास या तकनीकी संपन्नता पर बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी पर अपनी नई चाल में ढलते ही कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ खड़े होते हैं। लेकिन जैसे हिंदी इधर उधर से भाषिक समृद्धि ग्रहण करती हुई, अनर्थक को त्याग करती हुई धीरे धीरे अपनी समृद्धता बढ़ाती नई चाल में ढली हमारे सामने आती है, ठीक वैसे ही सत्र के समापन तक नवीन नंदवान जी ने कौशलपूर्ण ढंग से हिंदी के विराट स्वरूप, जिसमें उसकी साहित्यिक और प्रयोजन मूलक छवि, तत्सम के प्रति आग्रह और बाजार की बोलचाल की भाषा के प्रति सतर्क रुख अपनाने की चौकसी की ओर संकेत करते हुए इसकी विकास यात्रा के कई कारकों का परत दर परत विश्लेषण करते नजर आते हैं। इन महत्वपूर्ण कारकों में उन्होंने हिंदी के बदलते स्वरूप में पत्रकारिता के दोनों रूपों, प्रिंट और मीडिया का उल्लेख किया, विज्ञापनों की बात की, बाजार की चलताऊ भाषा से लेकर अर्थ संस्कृति से अब संस्कृति में भाषा के विविध उपयोग दुरुपयोग की बात की, जिससे समाज में भी विकृति आने का खतरा रहता है। उन्होंने इन्हीं खतरों को हिंदी की चुनौतियों के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करते हुए स्पष्ट कहा कि हिंदी जब तक नई चाल में नहीं ढलेगी तब तक केवल किताबों उपन्यासों में बंद साहित्यिक धरोहर बनकर रह जाएगी। वह रोजगार परक नहीं हो पाएगी। इसकी अलग अलग तरह से पहचान करनी चाहिए। हिंदी की ताकतवर क्षमता, त्याग और ग्रहण को आधार मानते हुए उन्होंने अनुवाद प्रविधि, प्रवासी साहित्य, डिजिटल वर्ल्ड, ब्लॉग, ट्विटर, ई जर्नल्स, ई बुक से लेकर रीमिक्स और इंग्लिश शब्दों के निर्माण और बरतने की प्रक्रिया पर अपना वक्तव्य केंद्रित किया। यह सच है कि विशाल हिंदी और उस पर भी उसकी नई पुरानी चाल का किस्सा कहना इतने कम समय में संभव नहीं था। फिर भी सरहप्पा से शुरू कर उदन मार्तंड तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के आग्रह तक को उन्होंने रेखांकित किया। भाषा नहीं, भाषिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने फिल्मी गीतों, विज्ञापनों में उसकी वैश्विक डिमांड को जैसे अपने वक्तव्य में समेटा, वह हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए एक नई ताजगी भरा आश्वासन लेकर आया। इस दौरान कुछ प्रश्न भी किए गए, जिनमें मुख्य प्रश्न प्राचार्य महोदय का था कि दिल मांगे मोर, आती क्या खंडाला, ठंडा मतलब कोका कोला, मामू आदि क्या नए फॉर्म है भाषा के, उनसे हिंदी विकृत नहीं होगी क्या? तो उनका स्पष्ट उत्तर था, अब संस्कृति से तो सब कुछ विकृत होगा, लेकिन हमें भाषा की चालू प्रवृत्ति और उसे प्रसारित करने वालों के प्रति सतर्क रहना होगा। इस बात को समझने से न केवल भाषा बल्कि समाज भी विकृत होने से बच सकेगा।
मित्रों, नवीन नंदवान जी के सार्थक वक्तव्य के बाद डॉक्टर रतन डोडियार जी ने ससम्मान उनको धन्यवाद अर्पित किया और इस प्रकार मेरा संक्षिप्त प्रतिवेदन भी समाप्त होता है। जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रूपा सिंह मैडम का। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नवनीत चौहान सर को। सबसे पहले मैं आयोजन समिति की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर आपका इस ऑनलाइन मंच पर। साहब, ये राजस्थान कॉलेज शिक्षा द्वारा राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के ज्ञान संवर्धन हेतु एक नवाचार किया जा रहा है, ज्ञान गंगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 52 राजकीय महाविद्यालयों के सह और सहायक आचार्य इसमें सहभागी बने हैं। सहभागियों, आज मैं हमारे समक्ष और हमारे साथ हैं प्रोफेसर नवनीत चौहान सर। आप वल्लभ विद्यानगर आनंद गुजरात से आते हैं और आपने अपने पूरे व्यक्तित्व के और कृतित्व के कैरियर में 160 राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता की है, 11 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता की है। आपके द्वारा 14 पुस्तकें सृजित हैं। आपके निर्देशन में 60 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त हुई है और 75 छात्रों को एमफिल उपाधि प्राप्त हुई है। आपने यूजीसी की विभिन्न शोध परियोजनाओं के अंतर्गत 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है और 23 राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है श्रेष्ठ निर्देशन के लिए। आप नाटक और रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर हैं, न केवल सैद्धांतिकी और अध्ययन की दृष्टि से अपितु कर्म और कर्मण्य की दृष्टि से भी। आपने नाटकों और फिल्मों में अभिनय भी किया है। आपके द्वारा अभिनीत फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गर्म हवा और जर्ब, इन 2 फिल्मों में आपने अभिनय किया है और गुजराती फिल्म मोटा घरनी लाज, इस फिल्म में भी आपने अभिनय किया है। इस अभिनय यात्रा में टीवी धारावाहिक में हिंदी जो सीरियल हैं उनमें श्री कृष्णा, अलिफ लैला, निर्माण, इतिहास की प्रेम कहानियां, गंगा मैया, दुर्गा, दादा दादी की कहानियां, हातिम ताई, साईं बाबा, राजपूत, तिलस्मी होशरुबा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त, आंखें आदि टीवी धारावाहिकों में आपने अभिनय किया है। लगभग 50 से ज्यादा नाटकों का आपके द्वारा निर्देशन किया जा चुका है और लगभग 75 से ज्यादा नाटकों में आपने अभिनय भी किया है और इन्हीं अकादमिक यात्रा प्रयोजनों में आपने अनेक विदेश यात्राएं भी की हैं। सबसे बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि यह भी है, मानव संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर थिएटर इन एजुकेशन के अंतर्गत आप देश के एकमात्र एक्सपर्ट आपको माना जाता है और नामित किया गया है। आपकी एक और विशेष उपलब्धि है, टीवी पर अहिंदी कार्यक्रमों में आप डबिंग का कार्य भी करते हैं। यह हमारे लिए बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में अपने सिद्धांतिकी और अपने व्यवहार और अपने कर्म को लेकर एक बहुत बड़े शख्सियत से आपको रूबरू कराने का यह सुअवसर मिला है। मैं एक बार पुनः प्रोफेसर नवनीत चौहान सर को पूरे अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आए और परिवेशीय संवेदना और हिंदी नाटक, इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर नवनीत चौहान सर। धन्यवाद मनोज जी। आप पहले संचालक हैं जिन्होंने सारी चीजें सही पढ़ी और सही बोली। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि आपने मुझे कई दिन पहले ये विषय दे दिया था, परिवेशीय संवेदना और हिंदी नाटक। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि परिवेश जब बदलता है तो संवेदनाएं बदलती है। मैं अभी राजकुमार जी का वक्तव्य सुन रहा था, हेतु भारद्वाज जी ने कहा कि जो चीजें पहले लिखी गई थी
क्योंकि एक पटकथा में धूमिल उसी आजादी को, जिस आजादी के लिए गाने लिखे गए थे, वो कहते हैं कि आजादी मेरे लिए आजकल में शता हुआ एक गुलाब है, ये गुलाब कहते बस, और आजादी की मतलब मजाक उड़ाते हो, ये मतलब चीजें बदल जाती है। तो मैं कुछ नाटकों को लेके ये चर्चा करूंगा, और मनोज जी, आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप मुझे टोक दें कि जहां मुझे रुकना है। आदरणीय दोस्तों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और आप आपको सभी सर का आपको सर टोके वैसी न अकादमिक क्षमता है न ही ऐसा कुछ है। ना सर, ये विषय एक्चुअली मेरा है, और आप कहोगे तो आप 5 सेकंड में बोलता रहूंगा, तो ये कहीं आप मुझे रोकोगे तो मैं रुक जाऊंगा। जी जी सर। तो हाँ सर, हाँ आदरणीय दोस्तों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और सीधा विषय पर आता हूँ। जैसा कि अभी एक संकेत भी हुआ हेतु भारद्वाज द्वारा, और मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर नाटक में परिवेशीय संवेदना, ये 2 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो लेखन स्तर पर, और अगर जहां से मैं जोड़ता हूँ नाटक से, रंगमंच, एक वहां से भी हम देख सकते हैं कि कोई नाटक अपने अंतर्गत या अपने द्वारा किसी परिवेश का निर्माण करके किस तरीके से संवेदनाओं को जागृत करता है। क्योंकि नाटक में ही ये ताकत है कि उसका चरित्र, उसका संवाद, उसकी भाषा अपने आप एक परिवेश का निर्माण करती है और देखने वाले को वहां तक ले जाती है जिस परिवेश को वो सामने ला रहा है। मैं बात शुरू करता हूँ अंधेर नगरी से, या भारतीय से बात शुरू करता हूँ कि भारतीय ने जब नाटक लिखना शुरू किया तो वो पारसी थिएटर का एक विरोधात्मक स्वर था, एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसे मैं नकारात्मक रूप से देखता हूँ, और मतलब एक नेगेटिव अप्रोच थी वो, अति शुद्धता वादी लिखा गया है इनको। ये एक जैसे अभी नवीन वाला की भाषा की बात आई, शुद्धता और अशुद्धता, ये बड़े अलग तरीके के 2 टर्म है। तो पारसी थिएटर अच्छा वाला चल रहा था और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को कह भी रहा था और लोकप्रिय भी था। लेकिन भारतीय से हम बात शुरू करते हैं कि भारतीय ने स्वतंत्रता की बात की, लेकिन आप देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता को सीधे देखने की कोशिश नहीं की। भारतीय के जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें, खासतौर से भारत दुर्दशा में, स्वतंत्रता के बाद की भारत की स्थिति क्या होगी और स्वतंत्रता मिल जाने पर भारतीय लोग किस तरीके से बात करेंगे, ये उस नाटक की बड़ी मतलब उपलब्धि थी। लेकिन जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक में कभी कभी कुछ नाटक ऐसे आते हैं जो उस समय भी अपने परिवेश से जुड़ रहे थे और आज भी वो लौट के इस परिवेश को फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक अंधेर नगरी नाटक जब भारतीय ने लिखा तो आप देखें कि अंधेर नगरी तब भी सही था और अंधेर नगरी आज भी पूरी तरीके से सही है। अंधेर नगरी उस आते हुए पूंजीवाद की आहट और उस बाजारवाद की मतलब की ओर संकेत कर रहा था जो आएगा, और फिर आया, और आज तक हम उसी बाजार की चपेट में हैं जिस बाजार की चपेट में गोवर्धन दास था। अंधेर नगरी जाते हुए सामंतवाद की और आते हुए पूंजीवाद की आहट है। जाता हुआ सामंतवाद, जहां पे राजा कायर है, जहां पे राजा विकलांग है, जहां पे राजा पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर निर्भर है, अपना उसका कोई निर्णय नहीं है, अपना कोई उसका जजमेंट नहीं है, वो हर बात को टालता है। ये बात अगर आप उस समय की न्याय व्यवस्था में देखें कि दीवार गिरी, बकरी दबी,
ये जो किस्सा है ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता रहता है, और जो लोग दोषी नहीं है उन्हें न्यायालय में बुलाया जाता है। ये तब की भी बात थी जब भारतेंद्र ने लिखा, और ये आज की भी बात है जब भारतेंद्र नहीं है, तो सैकड़ों साल पहले चले गए। कुछ नाटक इस तरीके से सामने आते हैं जो अपनी बात को कुछ इतने सशक्त तरीके से कहते हैं तो वो कालजयी हो जाते हैं। वहां पे एक चीज और मैं बोलता जाऊं और आप उसमें अपने बिंब ढूंढते जाएं, क्योंकि ना मैं सामने हूं और ना आप मेरे सामने हैं। वहां अंत में फांसी का जो फंदा है वो बड़ा बनता है, और बड़ा बनता है, और जो दोषी का मतलब आया है सामने वो कोतवाल है, शहर कोतवाल है। तो व्यवस्था एक फांसी का फंदा बनाती है जो बड़ा होता है, कोतवाल की गर्दन में डाला जाता है और निकाल लिया जाता है। अर्थात कोतवाल को फांसी नहीं होती, उस फंदे के माप से आदमी ढूंढा जाता है, और वो है गोवर्धन दास मिलता है, जो गरीब है, जो इनोसेंट है, जो एक आम नागरिक है, जो उस नगर में आके बस गया। अर्थात इस पूरी व्यवस्था में तब की बात समझिए और आज की बात समझिए, किसी भी जो सरकारी अफसर है उसको कभी भी दोषी साबित नहीं कर सकते आप। न वो दोषी होता है न माना जाता है, उसे बचा लिया जाता है। खासतौर से पुलिस वाला तो बच ही जाता है, कभी उसे फांसी नहीं होती। एक आम आदमी जो लगातार आता है आपके सामने और उसे हर तरीके से कुचला जाता है और उसी को फांसी पे ले जाते हैं, वो अलग बात है कि बाद में बाबा खा के बचा लेता है और उस मूर्ख राजा को टिकटी पे चढ़ा देता है। ये एक मतलब उस समय के परिवेश और आज के परिवेश दोनों से जोड़ता हुआ एक ऐसा सशक्त नाटक है जो केवल 2 या 3 दिन में ही लिखा गया था। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जल्दी की चीज मतलब अंधेर नगरी दुनिया के क्लासिक नाटकों में आता है। जो तब अपनी बात कह रहा था और आज तक अपनी बात को उसी रूप में कह रहा है, उसका बाजार आप देखें, एडवर्ड विज्ञापन ही विज्ञापन है। हर आदमी हर दुकान वाला अपना विज्ञापन कर रहा है, यहाँ तक कि जात बेचने तक का विज्ञापन है। वहां जात ले लो जात, हम तरह तरह की जात बेचते हैं, टके भर में ले लो जात। तो जात आप देखें आप, हर चीज जो है जात और अपने मतलब मतलब अपनी जात से जुड़ के चल रही है, जाते लोग बदल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब जो विज्ञापन की अवस्था उस समय चिल्ला के चीख के हो रही थी, आज भी विज्ञापन बाजार का चिल्ला के चीख के आपको नहीं मान रहा है, अपनी बात कहना चाहता है, अपना सामान बेचना चाहता है, और आपके पैसे की कीमत 1 टका है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर रगड़ी चौपट राजा। तो ये मतलब फिर सारी चीजें बदलती हैं। प्रसाद आते हैं, प्रसाद की रंग चेतना, एक बात प्रसाद का परिवेशी है संवेदना, ये सब बिल्कुल अलग है। जहां भारतीय हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं, वहीं प्रसाद आके एक संस्कृत निष्ठ हिंदी लेके आते हैं जो थोड़ी दुरूह है, क्लिष्ट है, असहज है, जो समझ में नहीं आती लोगों के, जो बोलचाल की भाषा है। और नाटक जो है जब रंगमंच पे आता है तो मित्रों वो नाटक किसी साहित्यकार या किसी बुद्धिजीवी का नहीं रह जाता, वो आम जनता का हो जाता है। और आम जनता में पढ़े लिखे भी होते हैं, बेपढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, नासमझ भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, बच्चे और युवा भी होते हैं। इसलिए नाटक हमेशा उस भाषा को तरजीह देता है, महत्व देता है जो भाषा सब लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि नाटक की भाषा 2 प्रकार से चलती है, एक तो अभिनेता के द्वारा जो बोली जाती है, एक लेखक के द्वारा जो लिखी जाती है।
और इन दोनों में भाषागत सामान्य मतलब एक समझदारी होनी चाहिए कि, क्योंकि मैं जब बोलता हूं अभिनेता के रूप में, तो वो भाषा अगर क्लिष्ट है तो मेरी जुबान पर नहीं चढ़ेगी, और मेरी जुबान पर नहीं चढ़ेगी तो सामने वाले को वो भाषा आर्टिफिशियल लगेगी, बनावटी लगेगी। तो ये दोनों चीजें जुड़ी रहती है। प्रसाद जब आते हैं अपने नाटक लेकर, तो वो लगातार सांस्कृतिक चेतना की बात करते हैं, और वहां भी एक मतलब आजादी के बाद के भारत की बात है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, इससे इस पर आकर आने की बलवती इच्छा से बेकार कराती है। राजा कैसा होगा, आगे आने वाले समय में हमारे नेता कैसे होंगे, हमारा समाज कैसा होगा, ये प्रसाद की। लेकिन प्रसाद के बाद आजादी मिल गई। आजादी मिली, सारी चीजें बदल गई। सब सारी चीजें बदल गई। मैं यहाँ एक चीज बताता चलूं कि नाटक केवल अपनी कहानी से नहीं, नाटक अपनी भाषा से, नाटक अपने पूरे मतलब दृश्य विधान से सारी चीजों को आपके सामने लाने का प्रयास करता है, जिसे आप परिवेशीय संवेदना कह रहे हैं। आजादी मिली, आजादी के बाद मालूम पड़ा कि साहब जिस चीज के सपने हम देख रहे थे वो सपने पूरे नहीं हुए। एक नाटक आया, एब्सर्ड नाटक था, अब्दुल्ला दीवाना, जिसे असंगत नाटक कहेंगे हम, जिसमें कोई कहानी नहीं होती, जिसमें पात्रों को जिस तरीके से कहते हैं ना, एक पात्र चरित्र चित्रण होता है, ये कुछ नहीं होता। एक घटनाओं का क्रम नहीं होता, इसे हम एब्सर्ड कहते हैं। मालूम पड़ा कि पिछले 20-25 साल की आजादी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे हम एक कहानी में पिरो सके। अब्दुल्ला दीवाना, ये एक बहुत पुराना गाना था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आजादी जिन्हें मिली है उन्हें मिली होगी, इलेक्शन जिनके हो रहे हैं उनके हो रहे हैं। आज भी देखें आप, हर आदमी किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका उससे फायदा वायदा कुछ नहीं है, लेकिन उसके नारे को लेके वो पूरी तरीके से अपने, यहां तक कि अपने मित्रों से भी अपनी दुश्मनी बोल ले लेता है। मतलब जो व्हाट्सएप वगैरह पे चैट वगैरह जो करते हैं, अच्छे अच्छे मित्र भी एक दूसरे के शत्रु हो जा रहे हैं आजकल, जबकि कुछ नहीं है। अब्दुल्ला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लाल का नाटक था, बहुत ही खूबसूरत नाटक है, जो कि मकड़ी के जाले की तरह से दिखाई देता है, और उसमें उलझा हुआ हर वो आम आदमी दिखाई देता है जो आजादी के सपने तो देख रहा था, लेकिन आजादी के बाद उसे कुछ नहीं मिला। एक कविता लिखी गई थी साहब, नई कविता, अंधा युग, धर्मवीर भारती ने। इस कविता को पढ़ते ही अगर आप शुरुआत उसमें बजाएंगे, नमस्कृत्यम नरोत्तमम च, तो जैसे ही आवाज आती है तो आप समझ जाते हैं कि कोई पुराना मतलब चीज आएगी जो संस्कृत से शुरू हो रही है। फिर आता है दूसरा वाक्य, आता मतलब इस नमस्ते के बाद संस्कृत में फिर दूसरी चीज आती है कि जिस युग का वर्णन संस्कृत में पहले आता है, फिर उसका हिंदी अनुवाद दिया गया, जो धर्मवीर भारती ने लिखा है कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है, धर्म अर्थ हिरासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, राज शक्तियां लोलुप होंगी। ये विष्णु पुराण में जैसे ही ये वाक्य हमारे सामने, हमारे मतलब कानों में आते हैं प्रेक्षक के रूप में, हम तुरंत वहां पहुंच जाते हैं जहां पर विष्णु पुराण है। हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ पुराने से नए की ओर आएगा। और फिर अगला जो गीत आता है या उद्घोषणा आती है
युद्धों उपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, बीतता नहीं रह रहे। ये जो घोषणाएं हैं हमें उस परिवेश से जोड़ देती है जो महाभारत कालीन, उस पौराणिक परिवेश से जोड़ देती है जो महाभारत कालीन है। लेकिन अगला जो गाना आता है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, इस गाने से मालूम पड़ता है कि लेखक केवल पुराने का वर्णन नहीं कर रहा है, वो इस कहानी में से कुछ ऐसा निकालना चाहता है जो आज से जोड़ता है। अंधा युग का वर्णन शुरू से करता है और अंत में जाके इसी अंधे युग पर खत्म होता है कि जब से ये अंधा युग अवतरित हुआ बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं ना कहीं अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। ये अंधा युग, ये अगर इसको मैं गहराई से बोलूं इसके ऊपर, तो ये पारसी थिएट्रिकल नाटक है और ये कविता थी, एक कविता थी, लेकिन एक निर्देशक के द्वारा इसे नाट्य प्रस्तुति की गई और ये धीरे धीरे ऐसा नाटक बन गया जिसका दुनिया की हर भाषा में अनुवाद किया गया और जिसे हर दुनिया की हर भाषा में मंचित भी किया गया। तो ये भाषा मतलब उस सारे परिवेश को बनाती है और धीरे धीरे भाषा कुछ इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर अंधा युग को आप देखें कि केवल 2 प्रहरी हैं जो इसको आधुनिक करते चलते हैं, केवल 2 प्रहरी हैं, नहीं तो पूरी कथा शुरू से आखिर तक महाभारत की चलती है, युद्ध के 18वें दिन की चलती है, के बाद की चलती है। कुछ नया नहीं है, आपने पढ़ा है, लेकिन 2 प्रहरी और उसके अंदर आने वाली भाषा और उसके गीत लगातार उसे आधुनिक बनाते हैं, आज से जोड़ते हैं, आज की संवेदना से जोड़ते हैं, आज के आदमी से जोड़ते हैं और तब मालूम पड़ता है कि अंधा युग अवतरित हुआ बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं ना कहीं अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। ये धर्मवीर भारती का अंधा युग था। धर्मवीर भारती ने एक और नाटक लिखा था, नीली झील। आज हम पर्यावरण की बात करते हैं और पर्यावरण में हम ज्यादातर जब हिंदी साहित्य पर्यावरण की बात करते हैं तो छायावादी जो प्रकृति चित्रण है उसकी बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आप धर्मवीर भारती का नीली झील पढ़िएगा, पर्यावरण के लिए सबसे सटीक नाटक अगर है तो वो सन 60 में लिखा गया धर्मवीर भारती का नीली झील है। हर तरीके के पर्यावरण की बात करता है और सशक्त नाटक है, बहुत सशक्त नाटक है, मंचीय नाटक है। कभी आप उसे पढ़े और तो ये मतलब आजादी के बाद का जो परिवेश है वो लगातार नाटकों में कुछ अलग अलग समस्याएं हमारे सामने ला रहा है। एक बड़ा सशक्त हस्ताक्षर नाटकों के अंदर उभर के आया, मोहन राकेश। मोहन राकेश, हम प्रसाद के बाद अगर किसी युग की बात करते हैं नाटक में तो वो मोहन राकेश के युग की बात करते हैं, राकेश युग। कुल 3 नाटक लिखे उन्होंने पूरी तरीके से। जैसे हम 4 नाटकों की उनकी चर्चा करते हैं, पैर तले की जमीन। लेकिन पैर तले की जमीन मोहन राकेश खुद नहीं लिख पाई थी, कमलेश्वर जी ने पूरा किया। तो अगर हम 3 नाटकों की बात करें तो 3 नाटक इस आधुनिक काल में मनुष्य की अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व की तलाश, इनसे जुड़े हुए हैं। और तीनों नाटकों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो तीनों नाटक किसी ना किसी हिंदुस्तान के बड़े नाट्य निर्देशक के साथ रहकर रफली तैयार किए गए
और उसके बाद उनको फाइनली प्रकाशित कराया गया। हो जाने के बाद, कई सारे मंचन हो जाने के बाद उन्हें प्रस्तुत करा, मतलब प्रकाशित किया गया। तो ये शिवपुरी के साथ आधे अधूरे किया गया। आप उसके शिल्प की बहुत चर्चा कर रहे हैं हम कि साहब, एक ही आदमी 5 अभिनय करता है, एक ही आदमी 5 अभिनय करता है। आप देखें कि जो मंचन है किस तरीके से नई चीज को सामने लाने का प्रयास करता है, जो लेखक संभवतः सोच नहीं पाता, क्योंकि लेखक जो है लिख रहा है और लिखते में उसके सामने शब्द, स्थितियां, घटनाएं, परिस्थितियां ये होती हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति कैसे होगी, शायद लेखक का दिमाग वहां तक नहीं चलता। तो जब करे गए तो आप पूरा का पूरा आधे अधूरे का जो मंच व्यवस्था है, दृश्य विधान है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो ये मंच विधान, ये परिवेश का निर्माण, ये निर्देशकीय कल्पना है शायद मोहन राकेश की नहीं। कहाँ कौन सी चीज रखी जाएगी, यथार्थवादी है, अति यथार्थवादी कहूंगा मैं उसे। वो मतलब कुछ किताबें रखी है रैक पे, पुराने अखबार रखे हैं रैक पे, एक तरफ डाइनिंग टेबल है, उस पर कुछ प्याले और तस्तरी रखे हुए हैं, उनकी ऊपर का हिस्सा टूट गया प्यालों का, प्याले पुराने हैं। ये सारी चीजें अगर नीचे से दर्शक देख रहा है तो ये संभवतः दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी एक आग्रह है निर्देशक का, अति यथार्थवादी, के मिट्टी जमी हुई अखबारों की परत, मिट्टी दिखाई नहीं देगी आपको नीचे मंच, मतलब प्रेक्षागृह से, क्योंकि मंच ऊपर है और दूर है आपसे। लेकिन बिन्नी के मोजे में एक फटा, मतलब मोजे में एक छोटा सा छेद है, ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये निर्देशकीय परिकल्पना है जो उस पूरे परिवेश को, प्याले, तस्तरी, डाइनिंग टेबल, बुक रैक, अखबार, ये सारी, सोफा सेट जो पुराना पड़ गया है, ये सारी चीजें, और एक किनारे पर कोने में एक कुर्सी जो झूलती रहती है, जो झूलती रहती है, मतलब ऐसी कुर्सी है जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, और महेंद्र नाथ आके हमेशा उसी कुर्सी पर बैठता है। ये महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व को दर्शाने वाली कुर्सी है, जहां पर आप स्थायित्व नहीं है। और ये बात तब भी सही थी, ये बात आज भी सही है कि अगर परिवार में जो कमा रहा है हुक्म उसी का चलता है। परिवार में जो कमा रहा है प्रधानता उसी की होती है। दूसरे लोग जो है थोड़े साइड से होते हैं, दबे छुपे होते हैं। ये महेंद्रनाथ के साथ भी है, ये आज भी है। मैं घर में बैठे रहने वाला, मैं घर में घुसने वाला, मैं घर में रेंगने वाला कीड़ा हूं, ये महेंद्रनाथ बार बार कहता है, कीड़ा। ये सारी चीजें शिवपुरी दिखाते हैं कि एक व्यक्ति जो घर में एक प्रधान की हैसियत खो चुका है। ये घर कभी जो है बहुत अच्छा था, बच्चे कॉन्वेंट में जाया करते थे, जहाँ पे डाइनिंग टेबल है, लेकिन आज आर्थिक रूप से उस घर की स्थिति बहुत खराब है। और अब महेंद्रनाथ नहीं कमाता। महेंद्रनाथ जब हंसता था कॉफी हाउस में, तो उसकी हंसी की आवाज बाहर तक, सड़क तक आया करती थी, लेकिन अब महेंद्रनाथ कई वर्षों से हंसा भी नहीं। ये महेंद्रनाथ के बर्बाद हो जाने की कहानी, ये पारिवारिक विघटन की कहानी, ये उच्च मध्य वर्ग को पूरी तरीके से समेटती हुई कहानी, उसकी संवेदनाओं की कहानी, ये आधे अधूरे है।
आधा और अधूरा, दोनों तरफ से। मोहन राकेश का दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन में भी यही स्थिति है कि कालिदास तय नहीं कर पा रहा, भावनाओं से भावनाओं का वर्ण नहीं होता, यथार्थ की आवश्यकता है। अंबिका का ये संवाद जो है आज भी उतना ही सही है जितना मोहन राकेश ने लिखा उस समय सही था। भावनाओं में भावनाओं का वर्ण, अंबिका कहती है। और ये बात आखिर में सही निकलती है कि रोमांटिज्म अलग चीज है और यथार्थ अलग चीज है। जब हम रोमांटिक होते हैं तो हम तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम मेरे दिल में बसती हो, अरे तुम्हारे लिए तो मर जाऊंगा। लेकिन जब मरने की नौबत आती है, जब यथार्थ आता है तो आदमी बदल जाता है, फिर वो नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है जो आधुनिक युग के पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि तू न सही तो कोई और सही, और सही तो और मतलब अगर पहले ये था कि लैला मजनू की कहानी इसलिए मशहूर हुई थी कि लैला मजनू में मर गई और मजनू लैला में मर गया। जो मेरी लैला नहीं तो मैं मजनू नहीं, जो मैं मजनू नहीं तो वो मेरी लैला नहीं। लेकिन अब बदल गया, दुनिया में और भी कम है एक मोहब्बत की सिवा, तू न सही तो और सही, और न सही तो और सही। ये आषाढ़ के एक दिन की स्थिति भी वही है। आखिर में कालिदास कहता है कि क्यों ना अर्थ से शुरू करें। बलिका कहती है मतलब बलिका क्षण को रुकती है, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। कालिदास पूछता है ये क्या है, तो मल्लिका कहती है ये मेरा वर्तमान है। और मल्लिका अंदर जाती है, लौट के आती है तो कालिदास नहीं है। ये था, ये मोहन राकेश जिन्होंने एक अलग तरीके की नाट्य भाषा, एक अलग तरीके के नाट्य परिवेश को जन्म दिया, एक अलग तरीके की कहानी और एक अलग तरीके के जज्बातों को सामने लाने का प्रयास किया। तीसरा नाटक मोहन राकेश का आता है ये लहरों के राजहंस। जैसा कि आप ज्यादातर आप लोग अध्यापक हैं, पढ़ा होगा ये नाटक तीनों ही, मतलब मैं ऐसे नाटक बोल रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़े होंगे कम से कम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जो न पढ़े हों। लहरों के राजहंस का तो शीर्षक ही एकदम अलग तरीके का। लहरों के राजहंस, लहरें ऐसी चलती है और राजहंस कितने भी तैरे वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। कि मेरे और आपके सबके मन की स्थिति यही है, द्वंद्व है, द्वैधता हमारी व्यक्तित्व में यूं है, हाँ और ना, जिसे कवि शेक्सपियर कहा करता था कि मतलब द्वंद्व, और द्वंद्व भी द्वैतता से जुड़ा हुआ। यहाँ पर कि मैं बुद्ध की तरफ जाऊं या सुंदरी के सौंदर्य में लिप्त रहूं। बड़ा खूबसूरत डायलॉग है साहब। वो मेनका के जमाने में भी सही रहा होगा, विश्वामित्र मेनका के जमाने में भी, अब वो आज नवनीत चौहान के जमाने में भी बिल्कुल सही है। स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका उपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। सुंदरी कहती है कि यशोधरा में वो शक्ति नहीं होगी, इसीलिए सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, तथागत बन गए, लेकिन मुझ में है। कि नारी का जो अभिमान है ये, और पुरुष का वो डामाडोल तरीका, वो रवैया, इसी में श्वेतांग और श्यामांग है। वहां पर जीवन के दो पक्ष हैं, एक सफेद पक्ष और एक काला पक्ष है। तो दोनों पागल हो जाते हैं, कभी वो ऐसी बात करता है, कभी कुछ ऐसी बात करता है।
कभी लहर नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है। और सुंदरी का एक ही वो है कि वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और नंद इन दोनों के बीच में फंसा हुआ आज का वो मनुष्य है जो समझ नहीं पा रहा कि ये सही है या वो सही है। ये मतलब 3 नाटक है सब, 3 नाटक, बहुत ही खूबसूरत 3 नाटक मोहन राकेश के। और इसी पीढ़ी में, इसी श्रृंखला में और इसी परंपरा को लेकर जो आगे आता है आदमी, वो है सुरेंद्र वर्मा साहब। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, द्रौपदी और सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, मैं सिर्फ इन 3 नाटकों की बात करूंगा, और विशेषकर सूर्य की अंतिम किरण। द्रौपदी, अब आपको द्रौपदी नाम सुनते ही लगेगा ये महाभारत में गया, बोलो नहीं, कहानी पूरी आधुनिक है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी पत्नी घर पर है, लेकिन आम पत्नियों की तरह उसे अपने पति में अलग अलग पुरुषों की खूबियां दिखाई देती, जैसे द्रौपदी को दिखाई देती। एक नाटक, अनुवादित नाटक है गिरीश कर्नाड का, है बदन, जिसमें वो चाहती है किसी को और शादी उससे हो जाती है जिससे चाहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो उसके दोस्त को चाहने लग जाती है क्योंकि वो उसे बलिष्ठ दिखाई देता। शरीर और दिमाग इन दोनों के बीच फंसी हुई एक युवती की कहानी है हाय बदन। वहां भी अस्तित्व की तलाश है, और ठीक वैसे ही यहां भी है। द्रौपदी, द्रौपदी ने जब तपस्या करके वरदान मांगा तो उसने एक ऐसा पति मांगा जो सत्यवादी हो, जो वीर हो, जो बलिष्ठ हो, जो सुंदर हो और जो बुद्धिमान हो। तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति में सारी खूबियां नहीं हो सकती, जा तुझे 5 पति मिले। यहां क्या है सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी में, कि वो अलग अलग लोगों, मतलब उसका पति जब घर आता है तो उसमें किसी औरत की खुशबू आ रही होती है। कभी उसका पति घर आता है और जब उसके साथ सोता है तो बिल्कुल ठंडा होता है। जब उसका पति कभी घर आता है और उसके साथ सोता है तो उसे जानवरों की तरह व्यवहार, मतलब ये अलग अलग उसके स्वभाव दिखाई देते हैं, और 5 पतियों से स्वभाव दिखाई देते हैं। सुरेंद्र वर्मा एक अलग तरीके से कहानी को डेवलप करते हैं। 8वां सर्ग तो आप सभी को मालूम है, वही कालिदास और वही चित्रगुप्त की बात है। और सूर्य की अंतिम किरण से लेके सूर्य की पहली किरण तक एक रात की कहानी जो ये बताती है कि राजा नपुंसक है, और हमारे यहाँ इस तरीके का व्यवधान, मतलब परंपरा है कि रानी अगर राजा से संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती तो वो किसी और का वीर्य धारण करके संतान उत्पत्ति कर सकती है, जिसको नियोग प्रथा कहा गया। तो ये पूरा नाटक इसके ऊपर चलता है, और आप देखें इस अवस्था के आदमी की पूरी मानसिक स्थिति और इसकी पत्नी की मानसिक स्थिति, दोनों की उस पूरे के पूरे नाटक को एक मतलब सशक्त नाटक बना देती है। ये वो नाटक है जो स्वतंत्रता के बाद लिखे गए, और जहां पर नाटककार कुछ अलग चीजें ढूंढ रहा है। अब वो नेतागिरी से, एक बीच में नाटक आया था, मतलब हिंदी का सर्वकालिक रंगमंची अगर कोई नाटक है तो वो आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, अंधा युग है, और इनके बाद अगर कोई नाटक आता है तो वो है सिंहासन खाली है।
लेकिन राजनीतिक नाटक है वो पूरी तरीके से। धीरे धीरे राजनीति से नाटककारों का मोह भंग हुआ। प्रसाद और राकेश के बीच में राजनीति से जुड़े हुए बहुत नाटक लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन मोह भंग हुआ है और उन्होंने कुछ अलग तरीके के सब्जेक्ट लिए, अलग तरीके की विषय ली, विषय वस्तु ली। हमीदुल्लाह ने एक नाटक लिखा, ख्याल भारमली, राजस्थान के ये आपके हमीदुल्लाह जयपुर के हैं। ख्याल भारमली लिखा और भारमली तो अच्छा कैरेक्टर नहीं माना गया, लेकिन एक खूबसूरत नाटक लिखा गया। जब लिखा गया तो मेरा सौभाग्य है कि उसे मैंने प्रस्तुत यहाँ किया और फिर मैं उसे अमेरिका ने कहाँ का लेके गया था उन जगह। तो मैंने उसमें परिवर्तन करे एक निर्देशक के तौर पे, जहां पर मैंने उसे नारी अस्मिता से जोड़ दिया, जहां पर हमीदुल्लाह नहीं जोड़ते। हमीदुल्लाह साहब उसे वैसे ही दिखाते हैं जैसा राजस्थान में उन्हें कविताओं में दिखा गया है भारमली को, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा, और बाद में हमीदुल्लाह साहब, सरताज माथुर साहब, इन सबको बुला के मैंने वो नाटक दिखाया भी। तो हमीदुल्लाह ने कहा कि ये सही है। और जब मैंने उनसे परमिशन ली कि साहब मेरे को बाहर जाना है इस नाटक को लेके, तो आप लेखक, तो उन्होंने एक पत्र तो मुझे परमिशन का दिया, लेकिन एक अनौपचारिक लेख मतलब लेटर भी लिखा मुझे और कहा कि भारमली आपकी हुई। तो मतलब निर्देशक और ये दोनों किस तरीके से उस सारी चीज को बदल देते हैं, कभी लेखक नहीं सोच पाता तो निर्देशक उससे सोच लेता है मेरा क्या। तो एक नई तरीके से इस सारी चीज को लेखक देख रहे हैं, कर रहे हैं। जयमती, सुदामा घर आए, ये हमीदुल्लाह के बहुत सारे नाटक थे जो कि आज के परिवेश से, आज की चीजों से, आज की समस्याओं से पूरी तरह जोड़ते हैं और एक नई बात कहने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से मतलब नाटक भी ठीक उस कविता की तरह से कि जब चीजें पुरानी हो जाती हैं, परिवेश बदल जाता है, तो संवेदनाएं भी बदल जाती है। जो चीजें भारतीय के जमाने में लिखी जा रही थी, जो चीजें प्रसाद के जमाने में लिखी जा रही थी, आज उन्हें लिखने की कोई औचित्य नहीं है। आज भाषा भी बदल गई है। जो नवीन नंदवाना साहब ने कहा कि साहब भाषा का हिंदी वाला जो मामला है वो अलग तरीके से हमारे सामने आना चाहिए। आप ध्यान दें, एक नाटक लिखा गया था प्रसाद जी द्वारा, चंद्रगुप्त, उसमें एक गाना लिखा गया था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र है, पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, असीम रश्मि कीर्तियां विकीर्ण दिव्य दासी। मैं कभी कभी जब रिफ्रेशर में ये सारी चीजें बोलता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि साहब इसका अर्थ मुझे बताएं। क्या इतने लोग बैठे हैं, इस गाने को हम पढ़ाते कोर्स में है, अधिकांश जगह चंद्रगुप्त कोर्स में, प्रसाद कोर्स में, तो क्या आप इस गाने को पूरी तरीके से बोल सकते हैं? तो आप यकीन मानिए एक या दो जना खड़ा होता है, वो भी आधे अधूरे बोल के रहता है, अर्थ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी समय एक गाना और लिखा गया, इसी समय के आसपास एक गाना और लिखा गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये कुल सिता हमारा, है आबे रुदे गंगा तुझे याद ही होगा कि तेरे ही किनारे उतरा था ये कारवां हमारा, हिंदी है हम वतन ये हिंदुस्तां हमारा। ये लोगों की जुबान पे चढ़ गया क्योंकि ये उस भाषा में था जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। शुद्ध हिंदी नहीं थी, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं थी। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
बढ़िया गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, मार्चिंग मतलब सॉन्ग है ये। अगर आप इसको आपको याद हो जाए और ऐसा पूरे संगीत के साथ आप गाइए, हिमाद्रतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तब मजा आ जाता है। लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भाषा चलती हुई भाषा नहीं है, ये भाषा चलती हुई भाषा नहीं है। और नाटक की भाषा हमेशा, गाने की भी और नाटक की भाषा खास तौर से, ये भाषा हमेशा ही ऊपर जाती है। ऊपर जाती है मतलब जो हम बोलते हैं, आप देखो उसका अंत वाला हिस्सा जो है हमेशा ऊपर बोलते हैं हम, इसलिए स्वाभाविक रूप से बोलते हुए हम उन अक्षरों और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं अंत में जो ऊंचे बोले जा सके। अब अगर संवाद में भी यही स्थिति रहे तो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। लेकिन आज जब मैंने देखा दुर्योधन को दीन आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। आप देखें कि अंत वाले जो अक्षर और शब्द हैं वो हमेशा ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, यूं खत्म होते हैं। अब उसका ग्राफ बनाएंगे हम, यूं जाएगा, फिर नीचे, फिर यूं जाएगा। मैं था जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं, संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की हाथ छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे होठ तर किए होंगे कि ये ऊंचे जाके ऊंचे छोड़। जहां संवाद में ये चीजें नीचे जाती है, विजय बालुका सिंधु पर हे प्रिय मैं तुमसे मिलने को प्रतीक्षा तुरता 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 तुरता, ये प्रसाद का संवाद है। तो ये मतलब ये सारी चीजें भाषा में भी हम ये सारी चीजों को देखते हैं, नाट्य भाषा में। और ठीक वैसे ही हम घटनाक्रम में, हम चलचित्रण में ये सारी चीजें देखते हैं। चरित्र भले ही पुराना हो, लेकिन अगर आज कोई नाटक लिखा जा रहा है तो वो आज की संवेदनाओं से, आज के दुख दर्द से, आज के सारे माहौल से जुड़ता है वो। और इसीलिए जो हिंदी के स्वतंत्रता के बाद के नाटक लिखे गए वो लिखे कम ही गए, बहुत नहीं लिखे गए, क्योंकि नाटक लिखना हर आदमी का काम नहीं है। हिंदी में अक्सर ये हुआ कि बहुत सारे लेखकों ने कविता लिखते लिखते नाटक लिख दी। हमारे यहाँ एक नाटककार है, इतिहास में पढ़ते होंगे आप, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास 300 नाटक लिखे सर, प्रस्तुति एक की लिखी, सेठ थे लिखते रहे। तो मतलब हमारे यहाँ कविता लिखते लिखते लोगों ने नाटक लिखे, जबकि नाट्य विधा और नाट्य लेखन ये बिल्कुल अलग चीज है। ये अलग तेवर चाहती है, ये अलग चीजें चाहती है। तो लाल है, मोहन राकेश हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, और आजकल जो सबसे चर्चित नाटककार चल रहे हैं वो है असगर वजाहत साहब, जिन्होंने कई सारे नाटक आज की संवेदनाओं को, आज की सांप्रदायिकता को, आज की बातों को लेकर, आज की राजनीति को लेकर, आज की सोच को लेकर बड़े खूबसूरत, जिन लाहौर नहीं देखिया और ये सारे नाटक जो उन्होंने दिए वो हिंदी रंगमंच और हिंदी नाट्य के लिए एक अनमोल देन है। ये बात अलग है कि अगर हम इन्हें हिंदी के नाटक कहें तो शायद सही होगा, लेकिन ये हिंदुस्तानी नाटक है, क्योंकि अभी हम हर एक चीज में हिंदी ढूंढते हैं, हम हिंदी पिक्चर देखते हैं, हम हिंदी गाने सुनते हैं, ठीक है। लेकिन हम, आप ध्यान दें मेरी बात पे कि आप हिंदी पिक्चर नहीं देख रहे, कभी खुशी कभी गम, ये हिंदी पिक्चर नहीं है। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो,
तुम जो भी हो लाजवाब हो। ये हिंदी गाना नहीं है, ये हिंदुस्तानी गाना है, ये हिंदुस्तानी गाना है। ये देश है वीर जवानों का, ये हिंदुस्तानी गाना है। ये अगर हम साहित्यिक हिंदी में जाएंगे या जो साहित्य से जुड़ी हुई हिंदी की बात करेंगे, वो हिंदी ये नहीं है। ये बिल्कुल हिंदी के बहुत बड़े कवि प्रदीप जी के भी गाने आप सुन रहे, जो फिल्मों में लिखते रहे, वो भी हिंदुस्तानी में लिखते थे। हिंदी में एक भी गाना उनका इस तरीके से नहीं आया। तो दोस्तों, कोई सवाल अगर आपका हो इस सिलसिले में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, और कोई शंका हो तो उसका निवारण मैं कर सकता हूँ। सर, इसमें बहुत सारी तो शुभाशंसाएं आपके लिए आई हैं सर, इस प्रस्तुति की, सजीव प्रस्तुति की। बहुत मंत्रमुग्ध हुए लोग। अरे सर, कोई सवाल अगर किसी के दिमाग में हो। जी, मैं इनको क्रमशः ले रहा हूं सर मैं। हाँ सर। इसमें सर एक तो शमा खान मैडम लिखती हैं, जी हाँ। आज के नाटकों में पूर्व नाटकों से तलखी नहीं मिलती। इसके क्या मायने आप सोचते हैं आप? शमा खान मैडम ने कौन सा नाटक देखा है अभी या पढ़ा है? शमा खान मैडम से गुजारिश है, वो अपनी बात रख सकती हैं। शमा खान मैडम अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। एक स्थानीय रंगकर्मी है हमारे यहाँ, जी सर। जो वागड़ और मेवाड़ में रंगकर्म में जुड़े हुए हैं, नाटककार भी हैं, सतीश आचार्य। जी जी। वो कुछ बात पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर सतीश जी, अपनी बात रखिए। सतीश जी, अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ, सबसे पहले तो सर को मेरा सादर प्रणाम। हाँ सर, प्रणाम सर। और ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात रही कि आपका ये वक्तव्य हमने सुना और हमें इस बात का ज्ञान मिला कि चूंकि हम अपने हिसाब से यहाँ वागड़ क्षेत्र में रंगकर्म को जीवित बनाए हुए हैं और आपका ये मार्गदर्शन निसंदेह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक विषय मेरे मन में अक्सर जब हम नाटक पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं हम जो बहुसंख्यक वर्ग है समाज का, उसकी समस्याओं को हम दरकिनार करते जा रहे हैं। बहुसंख्यक वर्ग मतलब जो भी आम आदमी की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो अभी भी हैं, अभी उन पर पूरी तरह से हम बात नहीं कर पाए हैं। और जहां तक नाटकों का सवाल है तो एक आम आदमी के समझ से परे होते जा रहा है धीरे धीरे नाटक। सर, आपका नाम क्या है सर? मैं सतीश आचार्य हूँ, यही वागड़ क्षेत्र का हूँ। हाँ सतीश जी। जी भाई जी। देखिए, नाटक और रंगमंच ये शुरू से रईसों की चीज रही है सर। जी जी जी। हमारे मतलब कुल गुरु जो है कालिदास जी, वो भी राज दरबारों में ही नाटक किया करते थे भाई साहब। ठीक है जी। तो नाटक के लिए पैसा खर्च होता है साहब, प्रस्तुति के लिए। अगर आप मंच पर प्रस्तुति करेंगे तो आपको किसी ना किसी सेठ को या गंगा सेठ को पकड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ये समस्या हम लोगों के सामने आई, खास तौर से मैं मतलब शुरुआती दौर में एकता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो जब ये समस्या आई हमारे सामने तो हम लोगों ने फिर सड़क पे नाटक करना शुरू किया, जिसे नुक्कड़ नाटक कहा गया। जी जी जी। तो हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं सर, हम मंच वाले नाटक भी कर रहे हैं और हम नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। तो
सतीश जी, कोशिश अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, लेकिन हमें दर्शक बनाने की जरूरत है, और वो बिल्कुल। नुक्कड़ वाले उससे बन सकता है बढ़िया तरीके से। तो नुक्कड़ पे हम लोग, मैं भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ नुक्कड़ नाटक, जी और गांव में जाके कर रहा हूँ सर। और आप जो कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, मैं भी जहाँ से बोल रहा हूँ, ये विद्यानगर है, ये भी गांव ही है, छोटा ही जगह बहुत है। जी ये जी आपको भाई साहब। हिंदुस्तान के नक्शे पर दिखाई नहीं देगा, गुजरात के नक्शे पर दिखाई देगा। तो जी, आनंद के पास विद्यानगर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत छोटी जगह है ये। तो यहाँ से भी मतलब हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और एक आम आदमी की समस्या को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी। हम भी वैसे नुक्कड़ पे ही ज्यादा निर्भर हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल नुक्कड़ पे ही। नहीं, मतलब मतलब जरूरत भी है समय की, और मजबूरी भी है। जी क्योंकि देखिए, गुजराती में जो नाटक हो रहा है यहाँ पर, हाँ हाँ उसकी प्रस्तुति में लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल। अब गुजराती जो नाटक है वो सब बंबई से आते हैं यहाँ पे, गुजरात में कोई नाटक नहीं होता, और वो बड़े बड़े सेठों को पकड़ लेते हैं। अब वो सेठों की बात करेंगे सब, इसलिए हमेशा गुजराती नाटक जो है हास्य से जुड़ा हुआ है, और हास्य भी मतलब वैसा वाला शुद्ध शुद्ध हास्य नहीं है वो। तो मतलब हंसाते हैं और पैसा लेते हैं वो लोग। जी सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी सर। एक हमारे सहभागी हैं डॉक्टर रूपा सिंह मैडम। जी मैम। वो जानना चाह रही हैं, प्रसाद जी की कहानियों को तकनीकी समृद्धता के इस युग में भी मंचन कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अंकुर जी ने कई हिंदी कहानियों का मंचन किया लेकिन अधिक प्रयास नहीं हुए। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं आप? क्या मंचन के लिए नाटक ही लिखने होंगे? नहीं नहीं, कहानियां आएंगी साहब, कहानियां बहुत आई हैं, उपन्यास बहुत आए हैं। और एक मतलब मैं अ, अंकुर जी से क्षमा मांगते हुए एक बात को मतलब बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूंगा, सिंह मैडम के लिए और आप सबके लिए, कि कहानी का रंगमंच जो बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया कि कहानी का रंगमंच अंकुर जी ने किया शुरुआत, नहीं नहीं, कहानी के रंगमंच की शुरुआत बहुत साल पहले अंकुर जी जब शायद मतलब, ये तो नहीं कहूंगा बच्चे थे, लेकिन हाँ बहुत बड़े भी नहीं थे, तब इप्टा करा करती थी साहब। इप्टा, आगरा इप्टा, IPTA, इंडियन आगरा इप्टा, पीडियाट्रिक हाँ, एसोसिएशन, IPTA। आगरा इप्टा जो है हिंदी कहानियां, और खास तौर से चूंकि इप्टा सीपीआई का कल्चर फोरम है, तो वो अपनी अपने विचार से जुड़े हुए खास तौर से प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों का, सभी तो नहीं मतलब करीब 30-40 कहानियों का वो लोग नाट्य मंचन करते थे। अमृतलाल नागर जी के कहानियों का नाट्य मंचन करते थे, राजेंद्र यादव जी की कहानियों का नाट्य मंचन करते थे, और उसे बाकायदा कहानी का रंगमंच ही कहते थे वो। लेकिन बाद में मालूम नहीं कैसे ये दिल्ली से एक खबर आई कि साहब अंकुर जी कहानी का रंगमंच उन्होंने प्रारंभ किया। ये तो बहुत पहले साहब, राजेंद्र रघुवंशी आगरा इप्टा के जो संस्थापक थे और जो निर्देशक थे, वो बहुत साल पहले से कर रहे हैं। वो खुद भी कहानी लिखा करते थे, और कहानियां लिख जो मैडम जो पूछ रही हैं कि इतनी तकनीकी के बावजूद प्रसाद के नाटक क्यों नहीं हो सकते, मैडम एक ही खराबी है उन नाटकों में, वो है भाषा। मैंने बीच में संकेत भी किया कि भाषा, देखिए हमेशा भाषा पूरे परिवेश को बनाती है, और मैंने जैसा अभी संकेत भी किया कि भाषा जो है, एक नाट्य लेखक लिखता है, एक अभिनेता बोलता है, और एक प्रेक्षक सुनता है। ये 3 जगह काम करती है भाषा। अब अगर नाट्य लेखक ने लिखी, इसके जुबान पे नहीं चढ़ी अभिनेता के, तो वो प्रेक्षक तक नहीं दे पाएगा। क्योंकि मंच पर जो संवाद बोला जा रहा है
वो अभिनेता का माना जाता है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है, मैं भाई जिस पर भी कहोगे उस पर साइन कर दूंगा। ये डायलॉग आप सबको मालूम होगा कि दीवार में बोला गया। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन ने बोला, हमने ताली भी बजाई, हम खुश भी हो गए। मैं आज भी कहीं बोलता हूँ सब ये डायलॉग किसका है, पूरा हॉल कहता है अमिताभ बच्चन ने बोला है। लेकिन मैं पूछता हूँ ये लिखा किसने, क्योंकि अभिनेता अपना ना कुछ करता है ना बोलता है। अभिनेता हमेशा पीछे जो है लेखक, उसका लिखा हुआ बोलता है, और लेखक का और निर्देशक का किया हुआ समझाया हुआ बोल करता है। तो अब आपने कहा अमिताभ बच्चन नहीं, ये सलीम जावेद ने लिखा है संवाद। ये संवाद किसी और ने लिखा है, लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि अभिनेता इस तरीके से बोलता है, लगता है कि मेरा उसका संवाद है, हम तालियां बजा। तो ये बहुत जरूरी है। प्रसाद की भाषा की समस्या है, और प्रसाद के जो दृश्य अंक है वो बड़ी समस्या है। वो इतनी जल्दी जल्दी दृश्यों का बदलना, और दृश्यों का न केवल बदलना बल्कि दृश्यों का एकदम विपरीत स्थिति में चला जाना। नदी के तट से एकदम महल में चले जाना, महल से एकदम किले की दीवार पे आ जाना, किले की दीवार से एकदम द्वार पे आ जाना। अगर आप स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब पढ़े, प्रसाद इनको लिखते लिखते ध्रुवस्वामिनी तक आकर एक परिपक्व नाटककार बनने की दिशा में चलना शुरू किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ क्या मतलब, ये नाट्य शास्त्र में भी, नाट्य शास्त्र में सारी चीज जो अंक और दृश्यों का विभाजन है, नाट्य शास्त्र कहता है सपेरे के बीन की तरह होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए अंकों और दृश्यों का विभाजन। पहला अंक कम दृश्य, दूसरा अंक या ज्यादा दृश्य, तीसरा अंक और ज्यादा दृश्य, चौथा कम, और पांचवें में फिर बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाती है। सपेरे के बीन की तरह होना चाहिए। पहले अंक में कम दृश्य हो, आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप किसी से बात भी करते हैं तो एकदम ऐसा नहीं है फट जाते। नाटक जिंदगी का हिस्सा और जिंदगी है। हम आपसे मिलते हैं तो मैडम नमस्कार, और कैसी हैं आप कहेंगी बढ़िया हूँ, और कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा क्या क्या घर में, ये आप धीरे धीरे आप छोटे छोटे वाक्यों में बातों को खोलेंगी। और फिर कि चौहान साहब आप तो नाटक पढ़ाते हैं, नाटक पे अब आप बड़ी बात करना शुरू करेंगे, अब मैं लंबा बोलना शुरू करूंगा, अब आपके प्रश्न लंबे हो जाएंगे, शुरू में नहीं होंगे। ठीक वैसे ही नाटक के जो शुरुआत, आप प्रसाद के आप दृश्यों को देख लें, पहले अंक में ही बहुत सारे दृश्य, दूसरे और चौथे अंक में आप चंद्रगुप्त देख लें, आप स्कंदगुप्त देख लें, आप अजातशत्रु देख लें, आप अगला वाला यू हो जाता है। अब आप चूंकि आप फिल्म भी देखती होंगी मैडम, और फिल्म जाके आखिर में नायक और नायिका ही रह जाती, माँ बाप भाई बहन अम्मा अम्मा सब खलनायक वलनायक सब गायब हो जाते हैं आखिर में। तो जहां से शुरू होती है बात वहीं खत्म होती है। और नाटक में दर्शक जो है कहानी वानी देखने के लिए बहुत कम बैठता है। कहानी का जो घटनाक्रम है नाटक में वो देखने के लिए ज्यादा बैठता है। वो घटना कैसे घटित होगी, वो घटनाएं घटित कैसे होंगी। दूसरी बात क्या है, मैं तो अलिफ लैला में भी काम करा, मैंने कृष्णा में भी काम करा। आप कभी भी, आप फिर से कृष्णा आई थी, आप देखती युद्ध के सीन, जब ये फिल्म वाले अच्छे नहीं कर पाते, आप फिल्म वालों को युद्ध के सीन देखना, आप एक बार युद्ध को खींच लेते हैं वो, फिर पीछे वही लगा के चलाते रहते हैं। आप देखना वही कृपाचार्य के युद्ध में भी चल रहा है, वही द्रोणाचार्य के युद्ध में, पीछे वाले सैनिक एक ही होते हैं। अब आपके
प्रसाद जी के नाटकों में सेनाएं हमला करती है, सेनाएं, सैनिक नहीं है, सेनाएं हमला करती है, घोड़े घोड़े आते, अरे इतने घोड़े इतने हाथी कहां से लाएंगे, इतनी बड़ी सेना कहां से लाएंगे। और फिर सेना अगर लाएंगे, जब मैं कह रहा हूं फिल्म तक में सेना को आप कभी देख लेना, ऐसे करते रहते हैं वो। उनकी तलवार भी आपस में नहीं लड़ती है, क्योंकि वो बेचारे एक्स्ट्रा है। मैंने तो देखा है कि जब वो तलवार लेके खड़े होते हैं कभी धूप में, और घंटों खड़े रहते हैं धूप में, हम लोगों के लिए तो तुरंत छाता वाता पानी वानी और ठंडा वंडा आ जाता है, उन तक नहीं पहुंचता है वो। मतलब तलवार भी पतली वाली होती है, मरियल तलवार होती है, गिर जाते हैं बेचारे। अब आप उनसे कह रहे हैं युद्ध करना, ढक 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 ढक, नहीं नहीं। अब प्रसाद जी हर एक उसको अपना युद्ध दिखाते हैं, युद्ध दिखाते हैं, फिर आग लगते हुए दिखाते हैं। वो तो चंद्रगुप्त जो है बदल गया मैडम, नहीं तो चंद्रगुप्त में तो खंबा टूट के गिर पड़ा था, शेर बैठा हुआ था सिकंदर के पास, ये सारे सीन है उसमें। वो तो चौबे जी थे अपने, क्या कहते हैं उनका, बनारस के एक चतुर्वेदी थे जिनको आधुनिक भरत कहा गया, पारसी थिएटर किया करते थे। प्रसाद जी ने कहा कि भैया मेरा एक नाटक करो, तो उन्होंने कहा बाबू साहब दीजिएगा, इज्जत बहुत होती थी प्रसाद जी की, तो उन्होंने दिया। तो जब दिया तो चौबे जी ने लौटा दिया कि साहब बाबू साहब ये तो उपन्यास है, नाटक नहीं। मतलब फिर उन्होंने उसको, फिर उस पर लिखा गया अभिनय चंद्रगुप्त, उसमें बहुत परिवर्तन करे गए। कुछ गाने पारसी थिएट्रिकल स्टाइल में लिखे हैं फिर प्रसाद ने, बहुत सारे सीन निकाल दिए गए, बहुत सारी चीजें काटी गई, लेकिन फिर भी आप पूरा नाटक काट के दोबारा तो लिख नहीं सकते। तो ये युद्ध, ये फौजें, ये नदी का बह जाना, बांध का बह जाना, ये सब बड़ा टिपिकल हुआ मैडम। और सबसे बड़ी मेरे को जो कष्ट है वो भाषा का है। भाषा में आप अगर परिवर्तन करते हैं, तो बनारस में बहुत बड़ी आलोचना हुई थी कि प्रसाद का नाटक अब प्रसाद का नहीं रह गया, फलाने का हो गया। और अगर आपने भाषा चेंज कर दी तो बात सही है कि प्रसाद का नाटक तो रहेगा नहीं। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से और विभाग की ओर से, संभाग की ओर से मैं सर एक प्रश्न सर, बहुत एक छोटा सा प्रश्न, है। चलिए हाँ, एक प्रश्न की अनुमति है, आप एक, हाँ सर, एक प्रश्न पूछ लीजिए। आज ये फिल्मी दुनिया में, सिनेमाई दुनिया में, क्या ये मान लिया जाए नाटक को रिप्लेस किया है, या नाटक और फिल्मों में मूलभूत कोई अंतर भी है? नहीं, अंतर तो कुछ नहीं है, उसका यांत्रिकी वो है। वो फिल्म, जो काम मैं नाटक में करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, वो वहां भी करता हूँ। जो हलन चलन मैं नाटक में करता हूँ मंच के ऊपर, वो वहां भी करता हूँ। ऐसा नहीं है। और रिप्लेस तो देखिए साहब, जब मेरे पिताजी नाटक कर रहे थे तब वो कहते थे कि अब फिल्में आ गई, नाटक खत्म हो जाएंगे। आज मैं भी नाटक कर रहा हूँ, कहता हूँ फिल्में आ गई, नाटक खत्म हो जाएंगे। अब तो दौर ही मार है, अब तो टेलीविजन भी आ गया है, अब तो टेलीविजन भी सब वही काम कर रहा है जो फिल्में करती थी। लेकिन अभी एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अगर अच्छा नाटक हो रहा है तो लोग टेलीविजन छोड़कर नाटक देखने आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, मैं फिर वो कह दूं कि चूंकि नाटक एक मंची है, कला है, और वो प्रस्तुति है, वो एक बार होती है, होके खत्म हो जाती है। वो किताब नहीं है जैसे आप बार बार पढ़ रहे हैं। इसलिए जब वो होती है, हम करते हैं, तो उसमें एक लंबा खर्चा आता है, एक लंबी मेहनत आती है। अगर हमें दोबारा प्रस्तुति करनी होती है तो हमें फिर वही मेहनत करनी पड़ती है दोबारा, फिर हमें वही खर्चा करना पड़ता है। तो वो खर्चा निकालना और नाटक को लगातार करते रहना, ये थोड़ा सा अभी कष्टकर हो गया है। मतलब असंभव नहीं है, अभी कर रहे हैं हम लोग, तो लोग टेलीविजन छोड़ के आ जाते हैं नाटक देखने के लिए। बीच में अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो लोग टेलीविजन छोड़ना नहीं चाह रहे थे, टेलीविजन से चुपके रहते थे। अभी टेलीविजन से ऊब गए लोग, और फिल्में इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी फिल्में देख नहीं पा रहा है।
बहुत बढ़िया सर। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ विभाग के साथी हमारे डॉक्टर रतनपाल जी डोडिया सर में आए और आभार ज्ञापित करें। डॉक्टर रतनपाल जी डोडिया सर। आदरणीय प्रोफेसर नवनीत जी चौहान साहब, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में यह ज्ञान गंगा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके चौथे दिन के द्वितीय सत्र में आप हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ आपने जो साक्षात्कार किया, और यह जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जैसे विद्वान अगर हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुए और हमारा मार्गदर्शन किया। जैसा कि आपका बायोडेटा जब मैं पंड्या सर बता रहे थे और देख रहा था कि आपने 60 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड करवाई है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा एक अकादमिक आपकी उपलब्धि है, और इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी को प्राप्त हो पाती है। तो आपने इस तरह का जब शोध कार्य भी आप करवा रहे हैं, आप शोध निर्देशक रहे हैं, इसी के साथ आप एक बहुत बड़े आज के युग के नाटककार रहे हैं, साथ ही आपने अभिनय भी किया, और इतने सारे अभिनय करने के बावजूद आज आप हमसे जुड़े हैं। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति से हम जुड़ पाए। आपने जहां तक जो विषय आपका रहा है परिवेशीय संवेदना और हिंदी नाटक, इस पर जिस जीवट शक्ति के साथ आपने परिचय कराया हमारा, और आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, यहां तक कि गिरीश कर्नाड के नाटकों का परिचय कराया, और जिस तरह से आपने इन सब पे प्रकाश डाला एक संक्षिप्त समय में, जिसके ऊपर हम जीवन भर पढ़ते जा रहे, लेकिन हमें वो तत्व अभी प्राप्त नहीं हुए थे जो आपके इस उद्बोधन से हमें प्राप्त हुए। तो हमें आपको प्राप्त करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जहां तक आपने नाटकों और रंगमंच जिसको अपने जीवन में उतार लिया है, और हमें लगता है कि आप हैं तो नाटक जीवित हैं, आप हैं तो हमारा हिंदी साहित्य जगत जीवित है, और आप जैसे लोग अगर हम लोगों के बीच में आते रहेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा हिंदी जगत है या नाट्य जगत है वो निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आभार व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास समय सीमा इतनी ही है। बाकी में हम चाहते हैं कि समय पर आपका मार्गदर्शन हमारे हिंदी जगत को मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैं भाई साहब आप सबके प्रति बहुत आभार सर, बहुत बहुत आपका। मनोज जी बहुत 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 आभार सर आपका। सर आपने हमारे निवेदन को स्वीकारा, और आपके इस व्याख्यान से न केवल अकादमिक रूप से व्याख्यान हमारा पूरा होता है, अपितु आप तो अभिनय के विद्यालय के बहुत बड़े अभिनेता हैं, तो हमें दोनों रूप हमें देखने को मिले। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। मेरी तरफ से भी आभार स्वीकार कीजिए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी संभागियों को केवल एक सूचना है, कल जो प्रतिवेदन प्रस्तुत तैयार करने हैं उन साथियों के नाम में लेना चाह रहा हूं मैं। आज के 2 सत्रों के प्रतिवेदन तो मैं पूर्व में निर्देशित हमारे द्वारा किए जा चुका है। कल प्रथम सत्र का प्रतिवेदन तैयार करेंगे अरुण जी दवे सर। अरुण जी दवे सर प्रथम सत्र का प्रतिवेदन तैयार करेंगे, और द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन तैयार करेंगी अनुराधा जी। डॉक्टर अनुराधा जी वो द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन तैयार करेंगी। इसी के साथ हमारा यह चतुर्थ दिवस का ये द्वितीय सत्र यहाँ विराम लेता है। आप सभी को बहुत बहुत आभार, और फीडबैक लिंक अभी आपसे शेयर किया जा रहा है, इसे आप दोपहर 3 बजे तक अवश्य भर देवें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।